हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि मेरे से आप लोग परिचित है, मेरा नाम आरडी वंशज राकेश और मैं आप लोगों के समक्ष जो है एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद समय मिला है और प्रयास कर रहा हूँ मैं ये वीडियो बनाने का। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और नॉलेजेबल है, आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। आप इसको लास्ट तक देखते रहिएगा। और एक मेरा छोटा सा निवेदन भी है आप लोगों से कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने मित्रों के साथ जो इस के लिए जिन जिन के लिए ये उपयोगी है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इसमें बहुत सारी मैं चीज़ें बताऊंगा। तो बात करेंगे हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर कि जो आज नया नोटिफिकेशन आया 2 तारीख को 2/11/2020 को जो नोटिफिकेशन आया है, कॉलेज शिक्षा से संबंधित है पहली बात। और असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप लोग सहायक आचार्य कहते हैं या कॉलेज लेक्चर के नाम से काफ़ी पॉपुलर है, उसकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन आपके आया है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। लगभग 918 पोस्टों का इसने वैकेंसी निकाला है आरपीएससी ने और 31 सब्जेक्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर बॉटनी में 33, केमिस्ट्री में 40 है, मैथ्स में 34 है, फिजिक्स में 35 है, जूलॉजी में 30 है जो मेरा सब्जेक्ट है, एबीएसटी में 82 है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 127 है। सबसे ज़्यादा पोस्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में है। इस प्रकार से आप सारी सब्जेक्ट्स के पोस्ट देख सकते हैं। इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री एंड जो जियोलॉजी है उसका भी आप देख सकते हैं 10 नंबर पे, जिसमें 8 पोस्ट आई हैं। और सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और भी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उन कुल मिलाकर 31 सब्जेक्ट्स हैं जिनको बारे में इसमें क्लासिफाइड किया गया है। इधर जो लास्ट वाली रोज़ है इसके अंदर दिव्यांगजनों के बारे में भी बताया गया है और दिव्यांगजनों का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसके ऊपर इन्होंने लिख रखा कि किसको कौन सा जो सीट, कितनी सीट है। एक्स सर्विसमैन की भी सीट यहाँ पर दर्शाई गई है, तो आप आराम से इसके अंदर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं। पहली बात, अगर SC ST की कोई भी सीट अगर इसमें वैकेंट रह जाती है किसी कारण से, अगर स्टूडेंट्स नहीं मिलता है, कोई अभ्यर्थी नहीं मिलता, तो आने वाली 3 भर्तियों में उसको क्या किया जाता है, एज अ बैकलॉग रखा जाएगा और फिर उसे सामान्य कोटे से भरा जाएगा। ऐसा एक रूल है। लेकिन EWS, OBC और MBC के जो छात्र अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो उसे सामान्य छात्रों की सीट से भरा जाएगा, ऐसा रूल है। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है महिलाओं का। और इस रिजर्वेशन को कैसे भरा जाएगा? सबसे पहले तो क्या होगा कि जो विधवा और विच्छिन्न विधवाओं में से किसी पात्र उपयुक्त अभ्यर्थी की उपलब्ध नहीं होने की दशा में सबसे पहले अंतर परिवर्तन के द्वारा विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न महिलाओं के द्वारा यानी तलाकशुदाओं के द्वारा भरा जाएगा। अगर वो भी नहीं है ना, अगर तलाकशुदा भी नहीं है तो विच्छिन्न विवाह अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं होने की कंडीशन में जो खाली सीट है तो अन्य महिलाओं से भरी जाएगी। और पात्र उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष वर्ग के द्वारा भरी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, महिलाओं की जो सीटें हैं, है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण प्रवर्ग के भीतर जो क्षैतिज आरक्षण होता है, जिसके कारण सामान्य प्रवर्ग की जो सामान्य योग्यता में चयनित जो महिला है, चाहे उसके मार्क्स लड़कों के मार्क्स से भी ज़्यादा हैं, तो भी उसको महिला के सीट के विरुद्ध भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? महिला की सीट पर ही भरा जाएगा। इस बात को आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी सबका जो हम दिव्यांगजन है, एक्स सर्विसमैन है, उनका जो आरक्षण होता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। ठीक है, ये तो थी इनकी जो मतलब कि कैसे कैसे इनको आरक्षण दिया जाएगा। इसके अंदर शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसके अंदर लागू होता है, जिसके अंदर कम से कम आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स और ग्रेड्स चाहिए होते हैं मास्टर डिग्री में। इसके अलावा गुड एकेडमिक जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसकी डेफिनेशंस में भी आपको बताऊंगा, आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, है ना। इसके अलावा आपको कम से कम जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो CSIR या UGC के द्वारा नेट पास होना जरूरी होता है, या इसके समकक्ष स्लेट या सेट जो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है वो पास होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर उसके पास नेट स्लेट नहीं है और वो PhD है, क्या है, PhD है 2009 के बाद में, ठीक है, द कैंडिडेट वो आर और हैव बीन अवॉर्डेड द PhD डिग्री इन अकॉर्डिंग विद द
with the University Grant Commission's minimum standards and the procedures for award of the PhD degree, Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility conditions of NET slate for requirement and appointment of assistant professor। ठीक है, जो 2009 का रेगुलेशन है, जो आपका गजट आया हुआ है, उसके अनुसार अगर वो है पीएचडी तो उसको नेट स्लेट की वो बाध्यता नहीं है। नेट स्लेट सेल आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड सच मास्टर प्रोग्राम्स इन द डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट स्लेट्स आर नॉट कंडक्टेड। क्लियर। 2011 जो जुलाई से पूर्व जो एमफिल हैं, पीएचडी हैं, पाठ्यक्रम में पंजीकृत जो अभ्यर्थी को प्रदान की जाने वाली जो पीएचडी डिग्रियां हैं, वो तत्कालीन आप जो आचार्य पद की भर्ती नियुक्ति हो तो नेट स्लेट की न्यूनतम पात्रता शर्तों से जो क्या है छूट दे दी गई है। लेकिन ये 5 पद उसके पूरे होने चाहिए। अभ्यर्थी को नियमित पद्धति से पीएचडी की हुई होनी चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 2 बाहरी जो परीक्षक के द्वारा शोध पत्र का मूल्यांकन किया हुआ होना चाहिए। मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो और पीएचडी शोध कार्य में से 2 शोध पत्र प्रकाशित किए हो जिनमें कम से कम 1 संदर्भित जर्नल जो होता है रेफर्ड पत्रिका में प्रकाशित हुआ होता है। एक कोई जर्नल में प्रकाशित हुआ होगा, नेशनल इंटरनेशनल जो भी हैं उसके अंदर। 2 पेपर संगोष्ठियों सम्मेलन प्रस्तुत किए हों, सेमिनार वगैरह उसने दिए हों। ठीक है। और कुलपति या संकाय अध्यक्ष जो होता है के द्वारा प्रमाणित किया गया। अब बात करते हैं गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पर, जो काफ़ी विवादित है। ये माना जा रहा था कि हटा देंगे, लेकिन अभी तक इसको हटाया नहीं गया है। होता क्या है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या कहता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि कोई भी कैंडिडेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है आरपीएससी के थ्रू, तो आरपीएससी उससे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मांगती है। और वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड ये है कि उससे मास्टर डिग्री से पहले के 3 एग्ज़ाम्स में 10th, 12th और ग्रेजुएशंस के 3 एग्ज़ाम्स के कंसोलिडेट 55% होने चाहिए उसके पास। साथ में तो हम लोग बात कर रहे थे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड पर, जो मैंने बताया आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों में, मतलब कि मास्टर डिग्री प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री से पहले के 3 एग्जामों में कैंडिडेट के पास जो 3 एग्ज़ाम हैं उनके कंसोलिडेट 55% होने चाहिए। ठीक है। विथ जो इसके साथ साथ में ही क्या ग्रेजुएशन 50% से पास की हुई होनी चाहिए। 10th और 12th में से किसी एक में 50% होने चाहिए बिना ग्रेस मार्क्स के। और जो है एमएससी में कम से कम या एमए में कम से कम 55% होने चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं, SC ST और OBC वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको ग्रेजुएशंस 10th और 12th के जो कंसोलिडेट परसेंट है वो जहाँ पे 55% मांगा जा रहा है, वहाँ पे 5% की छूट दी गई है। ठीक है। और MA में 5% की छूट दी गई है ना, PG कोर्स में 5% की छूट दी गई है। एक बात मैंने और बोली थी कि 10th और 12th में से किसी एक में बच्चे के पास क्या होने चाहिए, 50% होने चाहिए। ठीक है। तो वहाँ पर है लिखा हुआ बिना ग्रेस मार्क्स के। तो राजस्थान बोर्ड और जो स्टेट बोर्ड्स हैं इनके लिए क्या होता है कि जो ग्रेस लगता है, कुछ बच्चों की मार्कशीट में ग्रेस लगा हुआ होता है, पास विथ ग्रेस लिखा हुआ आता है, तो वहाँ पर उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजस्थान बोर्ड या स्टेट बोर्ड जो है, अपने राजस्थान बोर्ड की बात करता हूँ, तो राजस्थान बोर्ड के जो ग्रेस लगते हैं वो केवल ग्रेस लगाए जाते हैं, लेकिन वो टोटल परसेंट में नहीं ऐड होते वो नंबर। इसलिए उन ग्रेस मार्क्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके 50% है 10th और 12th में, चाहे ग्रेस लगा हुआ है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यू आर एलिजिबल, हम लोग क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगली जो भर्ती, अगला जो इसका ग्रेड पे है, ग्रेड पे के लिए क्या है, 15,600 से इसकी बेसिक है, 39,100 इसकी, 15,600 से 39,100 तक इसकी बेसिक होता है। ग्रेड पे इसका 6,000 रुपये होता है, 6,000 रुपये के आसपास, 6,000 रुपये ही होता है आसपास, क्या होता है। और इसकी न्यूनतम आयु सीमा है 1/7/2020 तक मांगी गई है, 21 वर्ष, और अधिकतम 40 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी को 5 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है। SC ST को और OBC को और MBC को 5 वर्ष की छूट है पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए, जनरल कैटेगरी की महिला के लिए 5 वर्ष की है, और रिजर्व कैटेगरी महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। ठीक है। विधवा और विच्छिन्न विवाहों के लिए अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जो नियम्स हैं आप लोग इस नोटिफिकेशन में इजीली पढ़ सकते हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा।
क्लियर। मैं सीधा बात करता हूँ, ये फॉर्म जो है कैसे भरे जाएंगे, ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसकी चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा से, और इसमें इंटरव्यू होगा। डेट जो होगी जब भी आएगी आपको क्या करवा दी जाएगी, नोटिफाई करवा दी जाएगी। और सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, शीघ्र ही जारी होगा। आवेदन की तिथि 9 तारीख से है, 9 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 9/11/2020 से, और 8/12/2020 तक, रात की लगभग 1 महीने तक ये इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस पर। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है 350 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस, और ओबीसी के लिए हैं 250 रुपये, और SC/ST के लिए हैं 150 रुपये फ़ीस। एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम के अंदर अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम में मतलब कि 3 पेपर होते हैं जनरली। फर्स्ट और सेकंड दोनों सब्जेक्ट के कंसर्निंग सब्जेक्ट के पेपर होंगे, दोनों 75-75 नंबर के होंगे। दोनों में 150 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 घंटे के पेपर होंगे। हर क्वेश्चन आधे नंबर का होगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? आधे नंबर का होगा। जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान जो थर्ड पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का एक पेपर होगा। कि टोटल रिटर्न जो वर्क आपका एग्ज़ाम होगा वो 200 नंबर का होगा। 24 नंबर का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंटरव्यू के नीचे पॉइंट फर्स्ट है जहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। टोटल 224 नंबर का होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि एक्सटेंट ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज कैटेगरी वाइज द कैंडिडेट who obtain the such minimum qualifying marks in the written examination as may the fixed the commission shall be summed for the interview, ठीक है। ये भी एक कंसर्निंग वो है आपके शर्त डाली हुई है। सिलेबस जैसा मैंने अभी बताया है आपको आया नहीं है, जब आएगा तब आपको सूचित करवाया जाएगा। तो ये आपका नोटिफिकेशन था, और इस नोटिफिकेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं थी वो मैंने आपको दे दी हैं। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो मुझे क्षमा करें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। ये आपका ही चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद।